हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर न केवल हम नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट डालते हैं, उसके साथ साथ हम जो भी की पॉइंट्स बनते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वो भी हम इस पर अपलोड करते रहते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं, इच्छुक हैं इन चीज़ों को पाने का, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि आपको पसंद आता है तो अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे हमें और हमारी टीम को। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी टीम के बारे में करवा दूं मैं। नाम तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ये बता दूं कि सभी जो टीम मेंबर्स हैं वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और सभी ने अच्छी रैंक प्राप्त की है हर एग्ज़ाम में ड्यूरिंग 2018 टू 19। और सभी आज अच्छी पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर्स के अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में हैं। और वही हमारा टारगेट है कि आप लोग भी हमारे तक पहुँचे, अच्छे इंस्टीट्यूट को पाएँ और एक गवर्नमेंट जॉब आपको भी मिले, ताकि ना केवल इससे खुशी आपको होगी बल्कि हमें भी होगी और आपके समाज को भी कुछ खुशी मिलेगी। तो यही हमारा टारगेट है फ्रेंड्स। कुछ इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल एक फ्री ऑफ सर्विस हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ चार्ज। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करता हूँ। बता दूँ आपको, पहले आपने भी यदि 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इससे वो हम सब डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। जिसको ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया होगा उसको फ्रिक्वेंट प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट पीरियड की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते ही, थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क करते ही। इसलिए देखिए, यदि किसी बच्चे को ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया है तो हम उसको क्या, उनके पेरेंट्स को क्या बताएंगे, उनको कोच बताएंगे, केयर कैसे करनी है इन्फेंट की डिस्चार्ज के टाइम पे, ये सब चीज़ें बतानी होती है हमें। ठीक है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया की 4 स्टेजेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें अर्ली चेंजेस होते हैं ऑब्वियसली, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जैसे वो दिखाई देता है, चेंजेस होते हैं जो। और स्टेज फोर्थ होती है वो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, मतलब लास्ट स्टेज है, इसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। मीन्स लंग्स काम करना बंद कर देते हैं एक तरीके से, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होना बंद हो जाता है ऑक्सीजन का। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक्सरे करवाएंगे तो उस पर लंग्स हाइपर एक्सपेंसन मिलेगा। मीन्स लंग फैल चुके होंगे, वो वापस से कुड़ने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि फाइब्रोसिस होने का मतलब है कि फाइबर, एक समझ लीजिए आप कि फाइबर जमा हो जाता है और लंग्स जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रहेगा। ठीक है, तो लंग्स फेल करके और बस वहीं पर फिक्स हो गए, वापस रिकॉयल उनका जो ख़त्म हो जाता है, वापस सिकुड़ने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट एक्सरे पे लंग्स कैसे दिखाई देंगे और क्या आइडेंटिफाई, किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि उसमें इंटरस्टिशियल इडीमा देखने को मिलेगा। ठीक है, एम्फाइसेमा जैसा सिम्टम्स देखेंगे और पल्मोनरी हाइपरटेंशन दिखेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों दिखेगा। अब देखिए, ट्रेक्योस्टोमी है बच्चे को और आप उससे सक्शन कर रहे हैं, और सक्शन करने के बाद, करने से पहले भी और करने के बाद दोनों टाइम आपको हाइपर वेंटिलेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जिससे क्या होगा, हाइपोक्सिया नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, यदि बच्चा या फिर जो भी पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे है तो आपको FiO2 100% करना पड़ता है, ताकि ऑक्सीजन का लेवल, मतलब हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं हम इसको, हाइपर ऑक्सीजनेट और हाइपर वेंटिलेट दोनों करना ज़रूरी है। व्हेन सक्शनिंग ए ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, कितना इंसर्ट करना है आपको, 1/2 सेंटीमीटर ज़्यादा, जो ट्रेकोस्टोमी ट्यूब का साइज़ है उससे 1/2 सेंटीमीटर ज़्यादा आपको अंदर डालना पड़ेगा सक्शन के टाइम। ठीक है, अब सक्शन कैसे करते हैं वो भी आपको पता होगा। बता दूं कि नेगेटिव प्रेशर रहता है और आपको विड्रॉल पे, मतलब अंदर जाते टाइम आपको सक्शन ऑन नहीं करना है, सक्शन नहीं करना है, बल्कि विदड्रॉइंग पे और रोटेट करते हुए आपको सक्शन करना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि एलर्जीज में क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे बाउट्स ऑफ स्नीजिंग, बार बार छींकें आती है, उसके साथ साथ आपको फीवर भी हो सकता है और आँखों में, नाक में ईचिंग हो सकती है। एक्सेसिव कोल्ड, वेट ह्यूमिड चेंजेज इन, मतलब ये सबको पता है कि अस्थमा ट्रिगर्स क्या होते हैं, है ना। ठंडी हवा है, वेदर में चेंजेज हैं, सीजन में चेंजेस है, एयर पोल्यूशन, ये सब इसमें होते हैं। अस्थमा में ज़्यादातर वीजिंग और कफिंग ज़्यादा देखने को मिलता है। अस्थमा में होता क्या है, इन्फ्लामेशन एडिमा हो जाता है एयरवे का अस्थमा में इन्फ्लामेशन और एडिमा हो जाता है, जिसके कारण से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यदि कोई पेशेंट आईसीयू में आ रहा है और उसको अस्थमा की प्रॉब्लम रही है पहले से, तो आपको पता होना चाहिए कि
मतलब उसको बताना है आपको और आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार से अस्थमा रिलेटेड रिस्क रहता है और हमें इमीडिएट थेरेपी क्या देनी पड़ेगी, वो हमें हाथों हाथ देनी पड़ेगी। मॉडरेट अस्थमा, माइल्ड अस्थमा, ये ध्यान रखिए। मॉडरेट अस्थमा होता है वो सेवरल अटैक्स पर मंथ, एक महीने में कई बार अटैक आते हैं। और माइल्ड अस्थमा होता है वो एक साल में 6 अटैक आते हैं, तो आप उसको माइल्ड अस्थमा बोलेंगे। ये सब मैंने पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड ही बता रहा हूँ मैं। हाइपर एक्सपेंसन एटेलेक्टेसिस एंड फ्लैटन डायग्राम, ये आपको एक्सरे में मिलेगा। किसके? चाइल्ड विद अस्थमा। जिसके बच्चे के चाइल्ड मतलब बच्चा है उसका अस्थमा होगा तो उसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। हाइपर एक्सपेंसन एटेलेक्टेसिस एंड फ्लैटन डायफ्राम, ये 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। इन अस्थमा एयर बिकम ट्रैप्ड बिहाइंड द नैरोइड एयरवे एंड रिड्यूसेस कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी राइजेज। मतलब जो नैरो हो गया है, जैसे सपोज ये है, उसके बाद में जो इस हिसाब से सपोज कीजिए यहाँ नैरो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है। और इससे ये क्या होगा, प्रेशर इधर डालेगी तो ये लंग्स कैसा हो जाएगा, हाइपर एक्सपेंसन हो जाएगा लंग्स का। ये ध्यान रखिए, इस वजह से हाइपर एक्सपेंसन हमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे आगे हम देख लेते हैं इन अस्थमा। ये देख लिया हमने। हाइपोक्सिया इन अस्थमा रिजल्ट्स फ्रॉम एरिया ऑफ लंग नॉट बीइंग वेल परफ्यूज्ड। मतलब हाइपोक्सेमिया क्यों होता है? हाइपोक्सेमिया का मतलब है कि ऑक्सेमिया मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन का, अब हाइपो मीन्स कम होना, ऑक्सीजन का ब्लड में कम होना हाइपोक्सेमिया बोलते हैं। अब क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि एयर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, इस वजह से हाइपोक्सेमिया मिलेगा। ओवर हाइड्रेशन टू करेक्ट डिहाइड्रेशन इन 2-year-old client with asthma may increase interstitial pulmonary fluid and exacerbate small airway obstruction। यदि आप डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, 2 साल का बच्चा है सपोज कीजिए और उसको अस्थमा है, तो उसको रिस्क यदि ओवर हाइड्रेट कर दिया आपने तो बच्चे को क्या हो जाएगा, स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, पल्मोनरी फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बात को ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। ठीक है। कि आप बच्चा डिहाइड्रेटेड है उसको ओवर हाइड्रेट करेंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ेगा, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फ्लूइड बढ़ेगा तो आपका स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम्स दिखेंगे। इसके अलावा बेसमेंट और सेलर should be avoided by the child with asthma to lessen the child's exposure to mold and mildew। ठीक है। ये चीज़ें आपको इतना ध्यान रखना है कि सेलर और बेसमेंट से आपको बचाना है बच्चे को, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली मोल्ड्स और माइल्ड्यू का चक्कर रहता है। ठीक है। अस्थमा का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको ये चीज़ें में नहीं ले जाते हैं बच्चों को। इनफेक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड में लीड टू एक्टिविटी इंटॉलरेंस इन चाइल्ड विद अस्थमा। अस्थमा के बच्चे में यदि आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, और या फिर डिमांड से कम मिल रही है ऑक्सीजन, तो वो एक्टिविटी इंटॉलरेंस उसमें देखने को मिलेगा। मतलब बच्चा उतना इफेक्टिवली एक्टिव नहीं रहेगा। इन्फेंट विद ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, ये मैंने पिछली बार बता दिया है, वापस स्लाइड आ गई है, ये भी देख लिया, ये भी हो गया अपना। ठीक है। इसके बाद हाँ, इन्फेक्शन विद एंटेरिक बेसिलाई स्टेफाइलोन्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया आर मोस्टली सीन इन चाइल्ड एज 3 months to 5 year। 3 महीने से 5 साल के बच्चे में ये देखने को मिलता है। पर्टूसिस वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टूसिस में क्या होता है, शॉर्ट रैपिड कफ होती है जिसके बाद में सडन इंस्पायरेशन होता है और जिसमें कैसी साउंड आती है, हाई पिच्ड हूपिंग साउंड आती है। हूपिंग साउंड देखने को मिलता है, इसलिए हम हूपिंग कफ बोलते हैं। मतलब खांसेगा और खांसने के बाद ऐसे ऐसे आवाज़ आती है, दैट इज़ हूपिंग साउंड। ठीक है। इंस्पायरेशन पे आता है, ये भी ध्यान रखना है कि हूपिंग साउंड कब आती है, इंस्पायरेशन पे आती है। किस में देखने को मिलती है, पर्टूसिस में। अब ग्रुप में कैसी कफ का आवाज़ सुनाई देगा आपको, बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडोर, ये सब दिखाई देती है आपको, ग्रुप में सुनाई देती है। मतलब पर्टूसिस इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय द लो ग्रेड फीवर। पर्टूसिस में लो ग्रेड फीवर रहती है। स्पुटम कल्चर इज द डेफिनेटिव टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ये तो आप सभी को पता भी होगा, नहीं है तो भी फ्रेंड्स अच्छे से याद करिए इस चीज़ को कि पर्टूसिस टीबी का जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है वो है स्पुटम कल्चर। यदि कोई बच्चा फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का चांस दिखता है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, एक कफ विद स्ट्राइडोर एंड चेंजेस इन फोनेशन वुड ओकर इफ द फॉरेन बॉडी वर इन लैरिंग्स। यदि लैरिंग्स में होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, उसको एक
कफ के साथ में आपको स्ट्रेडोर सुनाई देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फोनेशन मतलब उच्चारण नहीं कर पाए, बोल नहीं पाएगा, तो वो लेरिंग्स में अटका हुआ है। और यदि वो चला गया है ब्रोंकाई में तो आपको मिलेगा एसिमेट्रिकल ब्रेथ साउंड्स, ठीक है। दोनों तरफ सुनेंगे आप तो एसिमेट्रिकल ब्रेथ साउंड सुनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रोंकाई में है। ब्रोंकोस्कोपी डेफिनेटिव डायग्नोसिस है फॉरेन बॉडी का, कहाँ मतलब उसकी लोकेशन देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी डेफिनेटिव डायग्नोसिस रहेगा। इसके अलावा ये बेस्ट चॉइस है ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी ही बेस्ट चॉइस है रिमूवल के लिए और ब्रोंकोस्कोपी ही इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस है। फ्रेंड्स, है छोटी चीज़ पर ऑब्वियसली क्वेश्चन कहीं भी से बन सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा जो ये वीडियो है पसंद आया होगा, और ऐसे ही इसका जो आगे का पार्ट है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, बता दूँ काफ़ी लंबे लेंदी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली आपका जो कंसंट्रेशन रहता है वो लेस देन 15 मिनट ही रह पाता है, ये बोलता है साइंस, इसलिए मैंने इतना ही वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ मैं कि इससे लेंदी नहीं हो। और उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको नॉलेज अपडेट रहे, और बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको मिलता रहेगा कुछ ना कुछ नया हर वीडियो में, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।